भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर के ये कहा जाता है हमेशा कि भारत और जो नेपाल का रिश्ता है उसके रिश्ते अटूट हैं। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में कई ऐसी खबरें आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी जहां पे आपको ये लगा होगा कि भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास आ गई। ऐसे में हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के स्थानीय समाज सेवी और काफी प्रखर नेता नेपाल के, उनसे हम बात करेंगे और भारत और नेपाल के रिश्तों के संबंध के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एकदम धन्यवाद है आप लोगों को। आप लोग कम से कम मित्र राष्ट्र भारत से कम हमसे मिलने आए हैं, मेरी इंटरव्यू लेने आए हैं, इसके लिए बधाई है आपको और आपके चैनल को। क्या लगता है कि जिस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना यहाँ पे नेपाल में हुई, पहले राजशाही चलता था, हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब लोकतंत्र है, क्या सुदृढ़ लोकतंत्र नेपाल में स्थापित हो चुका है या होना बाकी है? लोकतंत्र की जहाँ तक बात है, ये नेपाल का ही नहीं, वर्ल्ड का लोकतंत्र जहाँ स्थापित हुआ है तो उसको रन करने में, उसको स्थापित होने के लिए, एस्टैब्लिश होने के लिए कुछ समय लगा है। नहीं लगा है सो बात नहीं है। हमारे यहाँ भी लोकतंत्र तो आ गया। लोकतंत्र हम लोग यहाँ खास करके यदि कहेंगे 2062-63 के आंदोलन के बाद 2072 में लोकतंत्र का हम लोग संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया और संविधान के जरिए हम लोग लोकतंत्र प्राप्त किए हैं, जिसको आज लगभग विदिन 16 ईयर हो रहा है। उस अवस्था में हम लोग अपने आप को पूर्ण रूपेण स्थापित बुझते हैं लोकतंत्र के हिसाब से, इसलिए कि लोकतंत्र के पद्धति के हिसाब से हम लोगों के राज्य व्यवस्था का भी संरचना, सभी राजनीतिक दलों का संरचना उस हिसाब से चल चुका है और हर आदमी को मन में बस गया है कि लोकतंत्र में कम से कम पब्लिक का, किसान का, समाज का बेटा राष्ट्रपति हो सकता है। अब एक तंत्री शासन था, उसका समाप्ति हो गया, इसलिए लोग लोकतंत्र से खुश है। नेपाल के पास एक बहुत बड़ी समस्या, एक तो प्राकृतिक आपदाओं से वो हमेशा जूझता रहता है, बाढ़ हो चाहे अन्य तरीके की घटनाएं प्राकृतिक होती रहती है। ऐसे में नेपाल के लोगों के लिए रोजगार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप भले ही विरोधी दल में है, लेकिन मास्टर प्लान क्या है इसका आगे का कि नेपाल के लोगों का जो है रोजगार मिले यहाँ पे? पहली बात तो यह है कि अभी हम विरोधी दल में नहीं है, हमारी पार्टी की सरकार है, हमारे पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी हुई है। जहाँ तक आपको आपदा की बात है, प्राकृतिक आपदा की बात है, वह यहाँ ही नहीं संसार में आता है। उसके बावजूद भी नेपाल ऐसा भूगोल है, ऐसा कंट्री है जहाँ हिमालय भी है, पहाड़ भी है, तराई भी है, और हिमालय से जो बारिश की प्रकोप आती है, जो खास करके अपने बाढ़ पर केंद्रित हुआ है, तो उससे हम लोगों का बहुत बड़ा नदी सब निकलता है, जो सप्तकोशी नदी, गंडकी नदी, कर्णाली नदी लगायत का, मेची नदी लगायत का नदी पहाड़ से ही बह के आती है, तो वह हम लोगों के देश से बन के आती है। तो इसलिए हम लोग कभी कभी यदा कदा उसका शिकार बनते हैं। वहाँ बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद फिर भी हम लोग उससे ही मुकाबला करते हैं, उसको ही हम लोग जूझते हैं, उससे ही हम लोग लड़ते हैं, फिर स्थापित भी होते हैं। तो इस समय सापेक्ष कभी कभी बाढ़ आना, प्राकृतिक प्रकोप होना, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्राकृतिक का देन है। तो ये सब आता है, उसमें कष्ट तो होता ही है। आपदा आने के बाद कोई भी किस्म का आपदा हो, उसमें थोड़ा सा कष्ट होता है। वो कष्ट के बावजूद भी हम लोग से जूझते, लड़ते, भिड़ते, अपने आप को समर्पित करते हैं, फिर हम लोग स्थापित होते हैं। सर ऐसा कहा जाता है हिंदुस्तान की तरफ से कि जब से आप लोगों की सरकार आई है तब से भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास सी आ गई है। क्या आपकी तरफ से कुछ ऐसा लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग मानव हैं और हम लोग की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है। वो कम्युनिस्ट पार्टी का विचार वर्ल्ड का आदमी एक है कह के हम लोगों की मान्यता है, समझे ना। वहाँ कोई भेदभाव नहीं हो, उसमें किसी किस्म का अंतर्द्वंद नहीं हो, किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं। इसके खिलाफ का लड़ाई हम लोग संगठन रूप से ही लड़ते आए हैं, बचपन से ही लड़ते आए हैं, जब से इस पार्टी में आबद्ध हुए हैं। रह गई जहाँ तक भारत और नेपाल का संबंध का कटाक्ष के बारे में, तो हम लोग अभी भी भारत को मित्र राष्ट्र ही बुझते हैं, बराबरी का देश बुझते हैं। जहाँ हमारी सार्वभौमिकता है, हमारी लोकतंत्र है, हमारी अखंडता है, हमारी एकता है, उस पर हम लोग आश्रित रहे और उस मान्यता से आगे बढ़े। कभी कभी क्या होता है कि भारत सरकार की तरफ से हम लोगों को छोटा राज्य के रूप में या अपने अंग के रूप में या अपने छोटे भाई के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसका खिलाफ हम लोग हैं। और यही कारण से कभी कभी भारत का अभी जो वर्तमान सरकार है आपके यहाँ बीजेपी की, वह चाहती है कभी कभी कि यहाँ कम्युनिस्ट के नेतृत्व में सरकार नहीं हो, उसके खिलाफ में हम लोग कभी बोलते हैं। तो इसलिए अगर भारत को यह हो, दिमाग में बैठा हो कि हम लोग का यह विरोधी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता का रक्षा के लिए
हम लोग अपनी अभिव्यक्ति को देते हैं, इसलिए कि हम लोग समकक्षी हैं। वो भी एक राज्य के नेतृत्व करते हैं, हम लोग भी एक देश के नेतृत्व करते हैं। दोनों देश का नेतृत्व जब बराबरी हिसाब से हम लोग करते हैं तो हम एक दोनों छोटा बड़ा भूगोल के हिसाब से हो सकते हैं, जनसंख्या के हिसाब से हो सकते हैं, आर्थिक हिसाब से कमजोर और धनी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक राष्ट्रता की बात है वहाँ हम लोग एक हैं। नहीं, आर्थिक की बात आपने की, आर्थिक के हिसाब से, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नेपाल के अंदर इन्वेस्टमेंट इंडिया से ज़्यादा चाइना का इन्वेस्टमेंट है। कहीं आप लोग चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव आप लोगों का है? नहीं, ये तो पहले बुझना क्या होगा। चाइना का जहाँ तक इन्वेस्ट की बात है तो चाइना वर्ल्ड का मार्केट पकड़ चुका है। इंडिया ही नहीं, अमेरिका में भी चाइना का बहुत बड़ा फैक्ट्री सब स्थापित हो चुका है, और इंडिया में तो बहुत है। और इंडिया में भी बहुत सारी गुड्स जो है सो चाइना से जाता है। उसी तरह हम लोग के यहाँ भी आता है, हम लोग के भी आता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोग उस नाते चाइना से नज़दीक हुए हैं। रह गई बात कि भारत कभी कभी जो है सो अपनी आक्रामकता को, अपने शक्ति को प्रदर्शन करने का कोशिश करता है। जैसे विगत कुछ पिछले साल यहाँ नाकाबंदी हुआ था, सबको पता है। वह नाकाबंदी में उन्होंने हमारी सार्वभौमिकता को, हमारी एकता को, हमारी अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया। उस पर हम लोग उसका विरोध किए और उसका सामना भी किए। उस वक्त में हम लोग पारवहन संधि चाइना से किए, जिसके चलते उन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि ये लोग चाइना का है। हम लोग तो यह बुझते हैं कि हम दो शक्ति राष्ट्र के बीच में, उधर उत्तर में चाइना, भारत में, दक्षिण में भारत, और बीच में हम लोग अवस्थित हैं। नेपाल एक देश है जो आज तक स्वतंत्र रहा है, आज तक किसी के गुलामी के जंजीर में नहीं रहा है। तो हम लोग अपने सार्वभौमिकता को रक्षा करते हुए हम लोग जिए। इसलिए कभी कभी वह अगर हम लोग पर आंख दिखाता है तो हम लोग थोड़ा आंख दिखा देते हैं, यही बात है। इसलिए उसके अगर फील होता होगा कि भारत का विरोधी है तो हम लोग ऐसा नहीं है। भारत के साथ अभी भी हम लोग का बेटी रोटी का संबंध है, हम लोग का वित्तवत संबंध है, बहुत पौराणिक मित्रता भी है। चाहे वह विभिन्न किसी संधि समझौता से देख लीजिए, उस हिसाब से हम लोग हैं। एक बड़े सांसद ने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र नई दिल्ली के संसद भवन में कहा था कि अगर भारत हमारी माँ है तो नेपाल हमारी मासी है। मतलब मासी का मतलब मौसी नहीं, हाँ, मासी है, मतलब माँ की जैसी है। लेकिन भारत के लोगों का ये हमेशा ये रुझान रहता है कि नेपाल एक गरीब कंट्री है और नेपाल हमेशा हिंदुस्तान के हिसाब से चलता है। ये बात कितनी सत्य है? यह कहीं सत्य नहीं है। हमारा रूल रेगुलेशन सब अलग है, हमारा नीति नियम भी अलग है, हमारा संविधान भी अलग है, समझे ना, हमारी राज्य संरचना भी अलग है। तो इसलिए भारत के इशारा पर चलने की बात जहाँ तक है तो एक राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। उसमें भी हम यह बताए कि यह हमारी नेपाल जो है सो आज तक किसी का परतंत्र हुआ ही नहीं है, ये आज तक स्वतंत्र रहा है, यह भारत के ही हिसाब से चलेगी, ऐसी भी बात नहीं है। जहाँ तक मौसी और माँ की बात है तो मैं पहले भी बताया कि हम लोग भी एक राष्ट्र के नागरिक हैं, भारत भी एक राष्ट्र है, वो हमारे पड़ोसी देश है, वो मित्रवत लोग हैं हमारे हैं। उसमें वो आर्थिक रूप से हम लोग से संपन्न हो सकता है, उसका भूगोल हम लोग से बड़ा है, उसका क्षेत्रफल हमसे बड़ा है, उसकी जनसंख्या हमसे बड़ा है, इस बात को मानते हैं। लेकिन राष्ट्रता के सवाल पर हमारी आपसी सार्वभौमिकता है। नेपाल औद्योगिकरण के रास्ते पे कब चलेगा? हाँ, इसके लिए भी बात सही है आपका कहना। औद्योगिकरण के लिए हम लोग छोटा मोटा उद्योग स्थापना करके चला भी रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सा उद्योग भी था जो खास तौर पर अगर कहा जाए तो वह उद्योग हमारे यहाँ आज रॉ मटेरियल जो है वो हमारे यहाँ उत्पादित नहीं है। वह रॉ मटेरियल हम लोग किसी अन्य मुल्क से ही परचेज करते हैं। तो उसकी जब तक हम लोग अपना आय स्रोत नहीं बना लेंगे तो उस हिसाब से औद्योगिकरण हम लोग बना नहीं सकते हैं। आपकी सरकार ने बाहर अमेरिका, चाइना, इंडिया जैसी बड़ी कंट्रियों के साथ में कोई ऐसी संधि की है जिसमें नेपाल के यहाँ पे कोई औद्योगिकरण का किया जा सके, कोई प्लांट लगाए जा सके? एकदम निश्चित रूप से वो तो राष्ट्र का कर्तव्य है ना। आप अपने एक घर को बढ़ाने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए जब किसी मित्र से, पड़ोसी से, छिमेकी से बात करते हैं तो ऐसी वार्तालाप हम लोगों का चलता है। लेकिन उसके नम्स होता है, उसका सिस्टम होता है, उसका रूल होता है, उसका नियम होता है। उसके तहत यदि वो लोग आ जाएंगे तो हम लोग किसी भी देश को इन्वेस्ट कर सकते, आमंत्रित कर सकते हैं, उसको यहाँ हम लोग उद्योग के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसा संसार में चल रहा है। संसार में भी बहुत सारे देश में बहुत अन्य देश के लोग का भी उद्योग है, तो हम लोग उसको प्रोत्साहित करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान और नेपाल की जनता आपको देख रही है, वो ये जानना चाहते हैं कि भारत के अंदर जो बीजेपी की सरकार की आपने बात की और इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, क्या वास्तविकता में संबंध किससे के साथ ज्यादा मजबूत थे, आपके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ? नहीं, सवाल यह है कि वहाँ भारत का लोकतंत्र में भारत के नागरिक को अपना अधिकार है,
वह सरकार किसकी बनाएगी, वो उसका सरकार बनावे, उस पर हम लोगों की आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय रूल रेगुलेशन जो होता है, संधि समझौता जो होता है, दोनों देश का बराबरी हो। हम लोगों की अपनी राष्ट्रीयता है, हम लोगों का भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसमें हम लोगों की बात को जिसने एक्सेप्ट करके लेके चलेगा उसके साथ रहेंगे। जहाँ तक सवाल है कि मैं खुद इस स्टेट का मिनिस्टर भी रहा हूँ, यहाँ के पार्लियामेंट का एमपी भी रहा हूँ, लेकिन मैं अपने कार्यकाल में अभी एक फुट ट्रैक निर्माण किया है जो हिमालय मार्ग से निकलता है, जिसका 84 किलोमीटर का दूरी तय करता है, जिसमें हम लोग अदर मुल्क से ला करके त्रिपक्षीय समझौता किए। हम लोग जिस इलाके से उस मार्ग को निर्माण किए, वहाँ का स्थानीय तह जो है हम लोग के संविधान के मुताबिक 3 तह की सरकार है, स्थानीय तह की सरकार, प्रदेश की सरकार और संघ की सरकार, केंद्र का सरकार जिसको बोलते हैं। उस सरकार के साथ हम लोग त्रिपक्षीय किए, हम लोग अदर कंट्री से उसका समझौता किया, स्थानीय तह का लगानी किए, प्रदेश सरकार का लगानी किए। तो इस हिसाब से होता क्या है कि हम लोग के यहाँ यदि भारत इंटरस्टेट होगी तो हम लोग किस प्रपोजल से वो आएंगे, किस उद्देश्य से आएंगे, उसका योजना क्या होगा, उसके तहत हम लोग बैठ के बात करेंगे। एक कॉरिडोर की बात भारत में बहुत जोरों से चर्चा है जब से राम मंदिर बना है, अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो भारत के ये लोग चाहते हैं कि वहां से एक कॉरिडोर बने जो नेपाल के जनकपुर धाम तक आए, क्योंकि माँ सीता की जन्मभूमि वहां कही गई है। तो उस कॉरिडोर से नेपाल को कितना फायदा होगा अगर ऐसा बनता है? नहीं, इस पर हम लोग का भी रुझान है, हम लोग का भी उद्देश्य रहा है कि एक धार्मिक कॉरिडोर बने, जिस धार्मिक कॉरिडोर पर हम लोग की भी सरकार बहुत पहल की है। हम लोग अपने देश में भी एक कॉरिडोर का निर्माण करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर अगर बनता है तो इसमें हम लोग सहमत है, इसलिए कि माँ सीता हम लोगों का जन्म नहीं है, हमारी भूमि की मात्र जन्म है उनका, बुझे ना। उस कॉरिडोर का अगर जोड़ा जाता है तो जो हम लोगों का बेटी रोटी का संबंध है, राजनीतिक संबंध है, वह धार्मिक संबंध में भी रूपांतरण होगा। इसलिए एकदम लोग चाहते हैं कि वैसा हो। नेपाल की जनता पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती? कुछ नहीं, हमने बताया ना आपको कि हम लोगों के प्रति, चाहे वह पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो या इंडिया हो, कहीं अगर राज्य के विरुद्ध में, देश के नागरिक के विरुद्ध में अगर कोई काम करता है तो वह गैर कानूनी चीज है, वह अपराधी है। इसलिए अभी भी हम लोगों का संबंध मित्र राष्ट्र संबंध के हिसाब से भारत, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश लगातार सारी देशों से है। और वहाँ का आंतरिक समस्या अगर कोई है तो पाकिस्तान की तरह से भी हम लोगों के यहाँ कोई किस्म का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो लगातार आपने देखा होगा अखबारों की सुर्खियों पे रहा, हिंदुओं को विस्थापित करने की बात वहां पे की गई, अत्याचार हुए लोगों पे, कई वीडियो फुटेज आए जिसमें बांग्लादेश के ही जनक की मूर्तियों को तोड़ा गया। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए, एक सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए नेपाल क्या सोचता है? एकदम इसमें हम लोगों का अभिव्यक्ति आया। हम लोग की राजनीतिक दल नेकपा एमाले है, उसके द्वारा भी हम लोग विज्ञप्ति जारी किए हैं कि ह्यूमन राइट्स का कदर होना चाहिए, मानव का कदर होना चाहिए, संसार भर के मानव को जीने का, धर्म पालन करने का अधिकार होना चाहिए। इसी संदेश को मजबूत करने के लिए हम लोग भी अपने देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया है कि संपूर्ण धर्मावलंबी के लोग सब जगह रहे। अभी जो किस्म का बांग्लादेश में घटना घटा है वह अमानवीय घटना है, वह गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपनी पार्टी की भी तरफ से उसका विरोध की निंदा किए हैं और राज्य में भी, सरकार में भी। अब हमारी पार्टी की आपने अपने देशों में कोई बाहर से विस्थापित हुए लोगों को जगह दी है क्या? बहुत, यही भूटान से आए हुए शरणार्थी हमारे यहाँ बैठे हुए थे, हम लोग उन लोगों को आरक्षण देकर रखे, अभी भी रखे हुए हैं। हम लोग भी किसी देश के क्या सर ये वोट बैंक है क्या जो आपने? जी नहीं, वोट बैंक नहीं। विपत्ता पड़ने के बाद लोग किसी का शरण में जाता है, वोट बैंक के हिसाब से कोई नहीं आता है। किसी भी नागरिक को, आज अभी भारत से आए हुए हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर आप रिटर्न भारत ही जाएंगे। मैं जितना भी कोशिश करूँ आपको यहाँ रोकने के लिए, आप यहाँ रुकेंगे नहीं, इसलिए कि अपनी भूमि का सबको ममता होता है। लेकिन जब संकट में लोग पड़ जाता है तो शरण देना कर्तव्य भी होता है, जिसके चलते भूटानी को, अन्य देशों को, नागरिक को शरणार्थी के रूप में भूटानी बैठे हुए हैं हमारे यहाँ, हम लोग अभी भी शरण दिए हुए हैं। तो इस हिसाब से आपत्ति नहीं है। जहाँ तक बांग्लादेश की बात आप उठाए ना, उसमें मैं कुछ कह ही रहा था कि हमारी पार्टी भी उसका विरोध किया है। हमारी पार्टी के नेतृत्व में सरकार है अभी, हमारी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय केपी शर्मा ओली जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। सरकार के तरफ से भी उसका विज्ञप्ति जारी की है हम लोग कि यह बांग्लादेश में जो हो रहा है, या हिंदू के साथ हो या मुसलमान के साथ जो हो रहा है, वह अन्याय है,
मानवीय दृष्टिकोण से ये विरोधजनक चीज है, इसको कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसका प्रतिकार किया जाए, इसको सामंजस्य किया जाए, इसको एकताबद्ध तरीका से रखा जाए, यह चाहना हम लोगों की। 2050 तक नेपाल का क्या लक्ष्य है? अभी आप 2050 कहेंगे तो हमारे यहाँ विक्रम संवत चलता है जो 2081 है। भारत के सन ईस्वी से कहेंगे तो अभी आपके यहाँ 2024 चल रहा है। 2024 के पार करके सन 2050 की बात कहेंगे तो मैं चाहता हूं कि 2050 में मैं नहीं, मेरी सरकार चाहती है, मेरी पार्टी चाहती है, और हम लोगों को उम्मीद है कि कमिंग 2050 तक निश्चित रूप में नेपाल को एक बहुत बड़ा विकसित देश के रूप में स्थापित करेंगे। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से नेपाल के जितने भी समाज सेवी, जो भी सांसद और यहाँ के मंत्री भी रह चुके हैं, ये तमाम लोगों का कहना है कि भारत के साथ में संबंध अटूट है, और जैसा धर्मनिरपेक्षता की बात जो आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे, ठीक ऐसा ही नज़ारा यहाँ है। तो नेपाल के काठमांडू से अभिजीत शर्मा, देशमत न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।